हेलो। देखो, चेक करो। दिखाई सुनाई दे रहा है? आए। बोलने के लिए भी सीख गया। चलिए। तो सब ठीक है। तो है लड़का लोग का है, आप लोग इतना लड़की का सीट काहे छीक लिए? आए। आए। लड़का लोग बोल रहा है तुम लोग ऊपर जाओ। ओ, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। बहुत दिक्कत होता है। कितना बढ़िया से तो बैठी हुई है। 4 कट्ठा जमीन चाहिए। खा के उतना मोटा काहे गई है? कम खा। तो थोड़ा सा आप लोग एक दो बेंच जो है ना कल से छोड़ दीजिएगा। नहीं, दो को छोड़ दीजिएगा। दो को बेंच और छोड़वा देते हैं। दो को में हो जाएगा। कहाँ थी जी तुम? कहाँ गई थी? पता तुमको हम कितना खोज रहे थे। चलिए, दो बेंच और छोड़ दीजिएगा आप लोग। नहीं, दो। एगो आप लोग अपने तरफ से, एगो मेरे तरफ। ठीक है। दो को छोड़ दीजिएगा। हो जाएगा, दो को में एडजस्ट हो जाइएगा आप लोग। चलिए। है। अब शांत रहिए। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है। बहुत दिन से पढ़ाए नहीं हम आपको ना। तो पढ़ा रहे थे पॉलिटी में विधायिका। और विधायिका के अंतर्गत प्रस्ताव बता रहे, प्रस्ताव बतलाए थे लास्ट क्लास में। जैसे कि धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो प्रस्ताव सबके विषय में हम आपको बता रहे थे। तो जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जैसे धन्यवाद प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब के विषय में हम आपको बताए थे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये सब प्रस्ताव के विषय में हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे। अब इन प्रस्तावों के अलावे और भी कई सारे प्रस्ताव है, जैसे कटौती प्रस्ताव हो गया, विलंबकारी प्रस्ताव हो गया, विशेषाधिकार प्रस्ताव हो गया। तो इस प्रस्ताव का उतना ज्यादा महत्व है नहीं। तो प्रस्ताव को लेकर जो पहले क्लास में हम आपको 5 प्रस्ताव बताए थे, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, प्रस्ताव से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है वही सब पूछा गया है। प्रस्ताव से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया है वही 4-5 प्रस्ताव से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। विशेष तौर पर अविश्वास प्रस्ताव, विशेष तौर पर अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। नोट में हम आपको सब कुछ दे दिए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो है सब कुछ जानना जरूरी ही है। लेकिन अगर जान लेते हैं तो ठीक है होता है, नहीं भी जानते हैं तब पर भी ठीक है होता है। समझ गए? तो प्रस्ताव में हमको लगता है उतना आपके लिए सफिशियंट है। बाद बाकी जो है 2-4-5 है, उसको आप अपना देख लीजिएगा। जो मेन चीज है उसकी और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहां पर हम लोग देखेंगे संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 107 से अनुच्छेद 111 तक है, जो कि संसद में विधायी प्रक्रिया से रिलेटेड है। मतलब संसद में कानून के निर्माण की प्रक्रिया से रिलेटेड है। संसद में कानून के निर्माण की प्रक्रिया से रिलेटेड है। आप सब लोग जानते हैं। इधर उधर काहे कर रहे हैं, थोड़ा ठीक रहिए ना। नोट उठ छोड़िए, थोड़ा ठीक रहिए। ठीक है। क्या बोल रहे थे जी? हाँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। आप सब लोग क्या जानते हैं? क्या जानते हैं आप सब लोग?
आप सब लोग ये बात जानते हैं कि भारत में कानून का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। संसद एक निश्चित प्रक्रिया के तहत कानून का निर्माण करती है। अगर संसद की हम बात करें तो संसद एक निश्चित प्रक्रिया के तहत कानून का निर्माण करती है। तो संसद जो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत कानून का निर्माण करती है, वही संसद की विधायी प्रक्रिया कहलाती है। और संसद की विधायी प्रक्रिया के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 107 से अनुच्छेद 111 देता है। तो अगर आप कानून की बात करेंगे, अधिनियम की बात करेंगे, तो कानून या अधिनियम बनाने के लिए सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। कानून या अधिनियम बनाने के लिए सबसे पहले क्या लाया जाता है? विधेयक। विधेयक लाया जाता है। क्या? विधेयक। विधेयक लाया जाता है। विधेयक लाया जाता है। तो जो विधेयक लाया जाता है, उन विधेयकों को जब संसद पारित कर देता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा पारित कर देता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे देता है, तत्पश्चात ही वह विधेयक बन जाता है, अधिनियम या कानून बन जाता है। वह विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है। अब अगर आप विधेयक की बात करेंगे तो जो विधेयक होता है आपको 4 प्रकार का। एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, एक होता है धन विधेयक और एक होता है आपको वित्त विधेयक। एक होता है आपको वित्त विधेयक। तो सामान्य तौर पर विधेयक की हम लोग बात करें तो विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। सामान्य विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है और वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, इन तमाम विधेयकों के विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा हमेशा के लिए कि भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन है? तो सबसे बड़ी संस्था है आपको संसद। और कानून के निर्माण को लेकर सबसे पहले संसद के सदनों में विधेयक लाया जाता है। संसद के सदनों में विधेयक लाया जाता है। विधेयक तो संसद के सदनों में जो विधेयक लाया जाता है, संसद के सदनों में जो विधेयक इंट्रोड्यूस किया जाता है, संसद के सदनों में जो विधेयक को रखा जाता है, उस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 107 देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 की अगर हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 107 हमें इस बारे में जानकारी देता है कि संसद के सदनों में ही विधेयक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। संसद के सदनों में ही सबसे पहले विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब विधेयक के प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा या विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में रखा जाएगा या विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जैसे कि अगर आप साधारण विधेयक की बात करेंगे तो साधारण विधेयक को किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे तो उसको भी किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। वैसे ही अगर आप धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। तो विधेयक को सबसे पहले कौन सदन में रखा जाएगा, यह विधेयक के प्रकृति पर निर्भर करता है, विधेयक के प्रकार पर निर्भर करता है, विधेयक किस प्रकार का है। अगर विधेयक संविधान संशोधन विधेयक है, साधारण विधेयक है, तो इसे तो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। अगर धन विधेयक है तो उसे सबसे पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा। समझ गए बात को? तो किसी भी विधेयक को सबसे पहले संसद के सदनों में इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसी भी विधेयक को सबसे पहले संसद के सदनों में इंट्रोड्यूस किया जाता है और संसद के सदनों में इंट्रोड्यूस किए जाने के बाद संसद का सदन उसे पारित कर देता है। तत्पश्चात वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति मंजूरी देता है तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक बात और आप जानिए, इसकी चर्चा हम आपके साथ पहले किए हैं। एक तो अनुच्छेद 107 हमें विधेयकों के
संसद के सदनों में पुनः स्थापन या रखे जाने या इंट्रोड्यूस किए जाने के विषय में बतलाता है। लेकिन अनुच्छेद 107 में ही इस बात का जिक्र है कि कौन सा विधेयक कब समाप्त होगा और कौन सा विधेयक कब समाप्त नहीं होगा। जैसे कोई विधेयक है, सबसे पहले लोकसभा में आया, लोकसभा पारित कर दिया, लोकसभा पारित करने के बाद विधेयक राज्यसभा में चला गया, विधेयक राज्यसभा में है और उसी दौरान जो है लोकसभा का विघटन हो गया, तो विधेयक समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा कंडीशन ये है, कोई विधेयक है सबसे पहले राज्यसभा में आया, राज्यसभा में ही वह लंबित है और उस दौरान लोकसभा विघटित हो जाता है, तो विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कोई भी विधेयक कब समाप्त होता है और कोई भी विधेयक कब समाप्त नहीं होता है, इस बात की चर्चा हम पहले आपके साथ कर चुके हैं, इस बात की चर्चा पहले हम आपके साथ कर चुके हैं। लेकिन ये जो बात है इसकी भी जानकारी हमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107 ही देता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 107 ही देता है। याद रख लीजिएगा, ठीक ही रहेगा, समझ गए। तो यहां पर मात्र एक पॉइंट अभी तक जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आपको बतलाए हैं, और जो मात्र एक पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से हम आपको बतलाए हैं, वहां से एक प्रश्न यह बन सकता है कि संसद के सदनों में विधेयकों के पुनः स्थापन को लेकर जानकारी भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद हमें देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 107, समझ गए। अब देखिएगा, अब हम लोग आ जाते हैं साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को जो है एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक क्या है, इसको पारित करने का क्या प्रक्रिया है, धन विधेयक क्या है, इसको पारित करने का क्या प्रक्रिया है, संविधान संशोधन विधेयक क्या है, इसको पारित करने का क्या प्रक्रिया है। इस सब के विषय में आगे जो है हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको साधारण विधेयक, सबसे पहले आपको साधारण विधेयक, देखिए बात अगर साधारण विधेयक की हम लोग करें, बात अगर साधारण विधेयक का हम लोग करें, ऐसे संविधान में साधारण विधेयक को लेकर बहुत ज्यादा विवरण देखने को नहीं मिलेगा आपको, लेकिन साधारण विधेयक को लेकर संविधान में थोड़ा बहुत विवरण जरूर है, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत साधारण विधेयक को लेकर विवरण है संविधान में। साधारण विधेयक के विषय में कहा जाता है, यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। इस विधेयक को लोकसभा में भी पहले रखा जा सकता है, इस विधेयक को राज्यसभा में भी पहले रखा जा सकता है, कहीं भी रखा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। साधारण विधेयक कोई मंत्री भी ला सकते हैं, या साधारण विधेयक कोई संसद सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है। साधारण विधेयक कोई मंत्री भी ला सकते हैं, या साधारण विधेयक किसी संसद सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है, किसी संसद सदस्य के द्वारा भी लाया जा सकता है। और यह विधेयक किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। लेकिन हां, ध्यान रखिए, जिस भी सदन में इसे रखा जाएगा, उस सदन के अध्यक्ष या सभापति को पहले सूचना देना होता है। जैसे कोई साधारण विधेयक लोकसभा में रखा जाना है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को पहले सूचना देना होता है, और लोकसभा के अध्यक्ष को पहले सूचना देकर, जब लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना दिया जाता है, तो फिर एक डेट डिसाइड होता है कि इस डेट में इस विधेयक को सदन में रखा जाएगा। और जो डेट डिसाइड होता है, उस डेट में ही साधारण विधेयक को संसद के सदनों में रखा जाता है। और संसद के सदनों में साधारण विधेयक को रखे जाने के बाद जो संसद सदस्य या जो मंत्री वह विधेयक लाता है, वह मंत्री या वह संसद सदस्य
विधेयक लाने का उद्देश्य बतलाता है कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य क्या है, इस विधेयक पर कितने खर्च हो सकते हैं, इस विधेयक पर कितने खर्च हो सकते हैं। और इसके बाद ये सब होने के बाद विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद विधेयक को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। और जैसे ही भारत सरकार के राजपत्र में विधेयक प्रकाशित हो जाता है, वैसे ही माना जाता है कि प्रथम वाचन पूरा हुआ, वैसे ही माना जाता है कि प्रथम वाचन पूरा हुआ। और एक बात आप जानिए, जब कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आता है तो उस विधेयक को लेकर उस सदन में 3 वाचन होते हैं। जब कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में आता है तो उस विधेयक को लेकर के उस सदन में 3 वाचन होता है। 3 वाचन होता है। प्रथम वाचन में विधेयक लाने का उद्देश्य बतलाना होता है, विधेयक पर होने वाला खर्च बतलाना होता है, और विधेयक को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। और जैसे ही विधेयक को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, जैसे ही विधेयक को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, वैसे ही यह मान लिया जाता है कि प्रथम वाचन पूरा हुआ। और जब प्रथम वाचन पूरा होता है तो फिर द्वितीय वाचन की शुरुआत होती है, और द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक पर चर्चा होता है। द्वितीय वाचन की अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक पर चर्चा होता है। सत्ता पक्ष अपना विचार रखता है और विपक्ष अपना विचार रखता है। और द्वितीय वाचन की अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय वाचन के दौरान ही विधेयक में संशोधन भी होते हैं। द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक में संशोधन होते हैं, और द्वितीय वाचन के दौरान ही विधेयक को प्रवर समिति को भी भेजा जा सकता है। प्रवर समिति एक प्रकार की संसदीय समिति है। विशेष तौर पर किसी विधेयक की जांच को लेकर प्रवर समिति को भेजा जाता, विशेष तौर पर किसी विधेयक की जांच को लेकर उसे प्रवर समिति को भेजा जाता, प्रवर समिति को भेजा जाता है। लेकिन कभी भेजा जाता है और कभी नहीं भी भेजा जाता है। तो जो द्वितीय वाचन होता है, द्वितीय वाचन के दौरान ही विधेयक पर चर्चा, परिचर्चा, वाद विवाद, संशोधन सब कुछ होता है। इस दौरान ही हर कुछ हो जाता है। फिर जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो है आपको तृतीय वाचन की शुरुआत होती है। और तृतीय वाचन की अगर हम लोग बात करें तो तृतीय वाचन के दौरान विधेयक पर मतदान होता है। तृतीय वाचन के दौरान विधेयक पर मतदान होता है, और विधेयक पर मतदान हो गया। और जिस प्रकृति का विधेयक है, अगर साधारण विधेयक है तो इसे साधारण बहुमत से पारित करना होता है। और अगर साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो गया, अगर साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो गया, अगर साधारण विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो गया, साधारण बहुमत से पारित हो गया, तत्पश्चात वह विधेयक दूसरे सदन में जाता है। और दूसरा सदन की अगर आप बात करेंगे तो दूसरा सदन को अधिकार होता है कि वह उसे स्वीकार कर ले, वह उसे स्वीकार नहीं करे, वह उसे संशोधन के साथ स्वीकार करे, वह उसे 6 माह तक अपने पास रोक कर रख ले। ये तमाम प्रकार के अधिकार जो है आपको दूसरा सदन को होता है। ये सभी प्रकार के अधिकार जो है आपको दूसरा सदन को होता है। कुछ समझे हैं? तो एक बार फिर से समझा रहे हैं, ये सब बात दिमाग में जाने दीजिएगा। अगर बात साधारण विधेयक की करें तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। साधारण विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है या राज्यसभा में या किसी भी सदन में आ सकता है। किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बतलाइएगा, कोई भी विधेयक जब किसी भी सदन में आता है, सबसे पहले तो उस विधेयक को लेकर उस सदन में 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3। कोई भी विधेयक जब किसी भी सदन में पहले आता है तो उस विधेयक को लेकर प्रथम सदन में कितने वाचन होते हैं? कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन। प्रथम वाचन के दौरान विधेयक लाने का उद्देश्य, विधेयक पर होने वाला खर्च, और विधेयक को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। और जैसे ही विधेयक को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, वैसे ही
क्या होता है? प्रथम वाचन पूरा। उसके बाद द्वितीय वाचन में क्या होता है? वाद विवाद और चर्चा। तो द्वितीय वाचन में क्या होता है? और संशोधन भी होता है विधेयक। और फिर द्वितीय वाचन खत्म होता है तो फिर तृतीय वाचन। तृतीय वाचन में क्या होता है? और मतदान के बाद वह विधेयक दूसरे सदन में चला जाता है। मतदान के बाद क्या होता है? विधेयक दूसरे सदन में चला जाता है। जवाब तो आप लोग दे ही रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, अब देखिए, जैसे कोई साधारण विधेयक है, सबसे पहले आया लोकसभा में। लोकसभा में तीनों वाचन हुए, लोकसभा साधारण विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर दिया। तत्पश्चात वह विधेयक चला जाएगा राज्यसभा में। कहां चला जाएगा? राज्यसभा। अब राज्यसभा को यह अधिकार है कि राज्यसभा उसे स्वीकार कर भी सकता है, राज्यसभा उसे स्वीकार नहीं भी कर सकता है, राज्यसभा उसे 6 माह तक अपने पास रख भी सकता है, राज्यसभा उसमें संशोधन भी कर सकता है। सब काम राज्यसभा कर सकता है साधारण विधेयक के संदर्भ में। साधारण विधेयक के संदर्भ में सब काम राज्यसभा कर सकता है। तो अगर मान लिया जाए लोकसभा द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक जो कि राज्यसभा गया है, राज्यसभा उसे अगर स्वीकार लिया तो फिर वह विधेयक राष्ट्रपति के पास चला जाएगा और राष्ट्रपति मंजूरी देगा और विधेयक कानून बन जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक राज्यसभा गया, राज्यसभा उसे स्वीकार नहीं किया, राज्यसभा उसे अपने पास 6 माह तक रख लिया, या राज्यसभा उसमें संशोधन किया, उस संशोधन से लोकसभा सहमत नहीं हुआ, इन तीनों स्थितियों में यह माना जाता है कि उस साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद हो गया है। और जब किसी साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होता है तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और आप सब लोग जानते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो साधारण विधेयक को लेकर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन का आयोजन लोकसभा में होता है। लोकसभा के नियमों के तहत ही संयुक्त अधिवेशन की बैठक आयोजित की जाती है और संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। साधारण बहुमत से पारित किया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और एक बात आप जानिए, साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और एगो वित्त विधेयक को लेकर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। साधारण विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और एक दूसरा वित्त विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अगर हम धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक की बात करें तो धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। धन विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो धन विधेयक को अगर लोकसभा पारित कर देता है तो वह विधेयक पारित ही समझा जाता है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के पास नेग्लिजिबल अधिकार होता है, ना के बराबर अधिकार होता है। तो धन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। और दूसरी बात, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक को लेकर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा को अलग पारित करना होता है और राज्यसभा को अलग पारित करना होता है। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर कोई भी संयुक्त अधिवेशन का कहीं कोई प्रावधान नहीं। तो आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो आप सब लोग जानते हैं 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। दहेज प्रथा पर रोक लगाने को लेकर,
1961 में 1961 में नोट में 1960 दे दिया गया, उसको काट करके 1961 कर लीजिएगा। छोड़िए ना, बाद में कर लीजिएगा, बाद में पढ़िएगा तो कीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो गलती रहेगा नोट में अपना, ठीक है। फिर आपको एक बैंकिंग सेवा अधिनियम को लेकर 1978 में और एक निवारक निरोध कानून कोटा को लेकर 2002 में। यहां तक बात समझे? अब सुनिए, अब साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक है। साधारण विधेयक को मान लिया जाए कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन पारित कर दिया, तत्पश्चात साधारण विधेयक किसके पास जाएगा? भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति दे भी सकता है और राष्ट्रपति अनुमति पर रोक भी लगा सकता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर जो अनुमति देता है वह अनुच्छेद 111 के तहत देता है, या अनुमति पर जो रोक लगाता है वह भी अनुच्छेद 111 के तहत ही लगाता है। देखिए, अगर आप बात करेंगे साधारण विधेयक की, तो साधारण विधेयक पर ही राष्ट्रपति अनुमति देने पर रोक लगा सकता है, मंजूरी देने पर रोक लगा सकता है। लेकिन अगर बात संविधान संशोधन विधेयक की करें, संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया है। 24वां संविधान संशोधन में यही प्रावधान किया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना ही होगा, देना ही होगा। समझ गए बात को? इसके बाद जो है आपको धन विधेयक, धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। इसी वजह से धन विधेयक पर भी राष्ट्रपति अनुमति देने पर रोक नहीं लगा सकता है, अनुमति देने पर रोक नहीं लगा सकता, नहीं लगा सकता है रोक। समझ गए बात को? और जैसे ही राष्ट्रपति अनुमति दे दिया तो वह विधेयक कानून बन जाता है और फिर अपना लागू हो जाता है। समझ गए? तो यहां तक समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो ये सारी बातें साधारण विधेयक से रिलेटेड हमने आपको बतलाया। अब हम आपको आगे धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक बताने जा रहे हैं। तो बताइए, अगर समझे हैं तो फटाफट उत्तर दीजिए। बताइए, साधारण विधेयक कौन सदन में रखा जाता है? किसी भी सदन में। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, जब प्रथम सदन में साधारण विधेयक रखा जाता है तो उस पर कितने वाचन होते हैं? प्रथम वाचन में क्या होता है? विधेयक लाने का उद्देश्य विधेयक पर होने वाले खर्च और इसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया। द्वितीय वाचन में क्या होता है? चर्चा, संशोधन। तृतीय वाचन में क्या? मतदान। न जब तीनों वाचन प्रथम सदन में पूरा हो जाता है तत्पश्चात विधेयक कहां जाता है? दूसरे सदन में। दूसरा सदन उसे स्वीकार कर सकता है? हाँ, दूसरा सदन उसे स्वीकार कर सकता है। हाँ, अगर दूसरा सदन भी स्वीकार कर लिया तब कहां जाएगा? राष्ट्रपति अगर उस पर मंजूरी दे दिया तो वह विधेयक कानून बन जाएगा, बन जाएगा ना? क्लियर है ना ये बात? लेकिन अगर मान लिया जाए साधारण विधेयक को एक सदन पारित कर दिया, दूसरे सदन में गया, दूसरा सदन उसे स्वीकार नहीं किया, दूसरा सदन उसे 6 माह तक रख सकता है, रोक कर रख सकता है अपने पास। दूसरा सदन 6 माह तक रोक कर रख लिया,
दूसरा सदन संशोधन किया जिससे पहला सदन सहमत नहीं हुआ। तो इन तीनों स्थितियों में यह माना जाता है कि उस साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। और जब किसी साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा राज्यसभा को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तब क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? भारत के राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन का आयोजन कहां होता है? लोकसभा में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन में जब विधेयक पारित हो जाता है तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अनुमति देता है और फिर वो कानून बन जाता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या धन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? नहीं ना। क्या संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है। अच्छा, धन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। और दूसरी बात यह कि धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को नगण्य अधिकार होता है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा को नगण्य अधिकार होता है। अच्छा, इसके बाद किसी साधारण विधेयक को दोनों सदन पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास गया। मान लिया जाए कि राष्ट्रपति को क्या यह अधिकार है कि राष्ट्रपति उसे मंजूरी ना दे? एकदम है, एकदम है। और यानी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। और साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कौन अनुच्छेद के तहत? 111 अनुच्छेद 111 के तहत करता है। या अनुमति जो देता है वो कौन अनुच्छेद के तहत? 111 के तहत। आज तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया? कितनी बार? पहली बार कब बुलाया गया? 1961। पहली बार कब बुलाया गया? पहली बार कब बुलाया गया? 1961। किसको लेकर? दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लेकर। समझ में आ गया? यही सब है साधारण विधेयक। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग समझते हैं धन विधेयक। धन विधेयक, साधारण विधेयक के बाद अगला है आपको धन विधेयक। देखिए, यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो हम लोगों ने अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, 107, 8 और अनुच्छेद 111, ये तीन अनुच्छेद को हम देखें। अब बीच में है अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110। जो अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 है, ये दोनों अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित हैं। जो अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 है, ये दोनों अनुच्छेद की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों के दोनों अनुच्छेद जो है धन विधेयक से संबंधित है। तो धन विधेयक को पढ़ते हुए मूलतः यही दो अनुच्छेद के विषय में जो है हम लोग जानेंगे। देखिए, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक की परिभाषा की अगर हम लोग बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। और धन विधेयक को परिभाषित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। धन विधेयक को परिभाषित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक को परिभाषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है आपको धन विधेयक को परिभाषित करता है। और किसी विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक कह दिया तो उसे काटने का अधिकार किसी के पास भी नहीं होता है। किसी के पास भी नहीं होता है। देखिए, धन विधेयक में विशेष तौर पर देखिए, अगर कर लगाने की बात हो, अगर कर
की दर बढ़ाने की बात हो, अगर कर की दर घटाने की बात हो, अगर किसी नए कर को लागू करने की बात हो, अगर संचित निधि से धन निकालने की बात हो, संचित निधि में धन डालने की बात हो, या अगर भारत सरकार उधार लिया है, ऋण लिया है, इन विषयों से संबंधित जो विधेयक होता है वही धन विधेयक होता है। मतलब कर लगाना है, किसी कर को समाप्त करना है, कर की दर को बढ़ाना है, कर की दर को घटाना है, भारत सरकार जो ऋण लेता है, भारत सरकार के द्वारा संचित निधि से जो धन निकाला जाता है, संचित निधि में जो धन डाला जाता है, इन विषयों से संबंधित विधेयक ही धन विधेयक होता है। इन विषयों से संबंधित विधेयक ही धन विधेयक होता है। और धन विधेयक को स्पष्टता पूर्वक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। और जब अनुच्छेद 110 को आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 110 में इसी बात का विवरण है। अनुच्छेद 110 को जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 110 में इसी बात का विवरण है कि वैसा विधेयक धन विधेयक है जिसका संबंध निम्न से हो, कर लगाना हो, कर हटाना हो, कर की दर बढ़ाना हो, कर की दर घटाना हो। तो ये सब जो है अपने आप में एक प्रकार का धन विधेयक होता है। अब धन विधेयक की परिभाषा तो 110 में है, लेकिन धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया है, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा है अनुच्छेद 109 में। तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा है और 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। अब धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया की चर्चा अनुच्छेद 109 में है, उसमें यही है, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया यही है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा, लोकसभा को इसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा, लोकसभा जब इसे साधारण बहुमत से पारित कर देगा तत्पश्चात यह राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक कर रख सकती है, 14 दिन में राज्यसभा इसे स्वीकृति दे सकती है या स्वीकृति नहीं दे सकती है, संशोधन कर सकती है या संशोधन नहीं कर सकती है। अगर आप धन विधेयक की बात करेंगे तो धन विधेयक को अगर लोकसभा पारित कर देता है, और एक बात यहां पर और जानिए आप, धन विधेयक को लोकसभा को साधारण बहुमत से पारित करना होता है और अगर धन विधेयक को लोकसभा साधारण बहुमत से पारित नहीं करता, सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। मतलब अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा अगर मान लिया जाए कि धन विधेयक को पारित नहीं किया गया साधारण विधेयक से लोकसभा में, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, मोदी जी की सत्ता चली जाएगी। धन विधेयक का इतना महत्व होता है। अगर पारित कर दिया तब तो ठीक ही है, तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर पारित कर दिया तब ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लोकसभा साधारण बहुमत से पारित नहीं किया तो उस स्थिति में जो है सरकार गिर जाती है, उस स्थिति में जो है आपको सरकार क्या होता है, गिर जाती है। समझ गए? अब देखिएगा, धन विधेयक पारित नहीं होने की स्थिति में, लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित नहीं होने की स्थिति में सरकार गिर जाती है, लेकिन सामान्य तौर पर पारित हो ही जाता है। राज्यसभा जाता है, राज्यसभा 14 दिन तक रोक कर रख सकता है, राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है। राज्यसभा उसे स्वीकार कर सकता है लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकता। यहां पर गौर करने वाली बात, ये दोनों बात गौर करने वाली है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकार कर सकती है लेकिन अस्वीकार नहीं कर सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती। 14 दिन में पारित किया ठीक है, नहीं पारित किया तब पर भी ठीक है।
राज्यसभा 14 दिन में धन विधेयक को पारित किया तब पर भी ठीक है, अगर नहीं पारित किया तो धन विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है। धन विधेयक को लेकर जैसे एक बात आप जानिए, जैसे अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 249 राज्यसभा को एकाधिकार प्रदान करता है या राज्यसभा को विशिष्टता का अधिकार प्रदान करता है, उसी प्रकार से धन विधेयक को लेकर लोकसभा को एकाधिकार है। धन विधेयक को लेकर लोकसभा को एकाधिकार है, एकांतिक अधिकार है धन विधेयक को लेकर लोकसभा को। समझ गए? याद है कि भूले? 249, 312 सब याद है ना? चलिए ठीक है, तो यहां तक ठीक है ना? तो यही धन विधेयक है, समझे? और तो कुछ है नहीं। तो बताइए, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 100। धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 109 में। 109 में, अनुच्छेद 109 में है। धन विधेयक सबसे पहले कौन सदन में रखा जाए? लोकसभा में ना? किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति के। धन विधेयक को लोकसभा को किस प्रकार के बहुमत से पारित करना है? साधारण। अगर साधारण बहुमत से लोकसभा धन विधेयक को पारित नहीं करती है तो सरकार पर कोई इफेक्ट पड़ता है? हाँ या ना? सरकार गिर जाती है, सरकार गिर जाती है। बात समझे? इसके बाद आगे बतलाइएगा आप कि धन विधेयक को अगर लोकसभा पारित कर दिया, तत्पश्चात यह विधेयक राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा इसे अस्वीकार करेगा? नहीं ना? राज्यसभा इसमें संशोधन करेगा? नहीं ना? लेकिन संशोधन करने की सिफारिश, हाँ ना? संशोधन करने की सिफारिश राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक कितना दिन तक रोक? 14 दिन ना? चलिए ठीक है, और 14 दिन के बाद स्वीकार किया तब पर भी ठीक है, और अस्वीकार तो कर नहीं सकता। फिर यह कहां चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। समझे बात को? तो देखिए, यहां पर एक बात और जानिए आप, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक दोनों पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है, संविधान संशोधन विधेयक पर है? संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? 24वां संविधान संशोधन 1900। ये आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन। समझ गए बात को? चलिए ठीक है, तो ये धन विधेयक के विषय में हुआ। अब आगे देखिएगा, आगे है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक, देखिए वित्त विधेयक समझिएगा आप। वित्त विधेयक, देखिए वित्त विधेयक की अगर आप बात करेंगे, ये बीच वाला धन विधेयक है, ये बड़ा वाला वित्त विधेयक। समझा रहे हैं, परेशान नहीं होना है। सुनिए, जैसे तरबूज, तरबूज समझते हैं? पानी वाला फल है, पानी वाला फल ना, अंदर में लाल लाल होता है, बिया भी होता है, बीज भी होता है, बीज होता है ना, काला काला बीज होता है ना जी। सुनिए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। देखिए एक पूरा तारबूज है, एक पूरा तारबूज है,
उस तारबूज के अंतर्गत खाने वाला पार्ट भी है, बीज भी है और खोखला भी है। खोखला ही कह सकते हो ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है। तो खोखला, खाने वाला पार्ट और बीज पूरा एक तरबूजा है। लेकिन आपको अगर तारबूजा है तो उसमें बीज होगा या नहीं होगा ना? ऐसा भी तारबूज होता है जिसमें बीज ना हो? हम तो नहीं देखे हैं, हो सकता है आप लोग देखे हो। सामान्य तौर पर चलिए ना हीरो सब, सामान्य तौर पर चलिए, सामान्य तौर पर। तो अब समझिए, यहां पर तरबूजा को ध्यान में रखिएगा। देखिए, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक की अगर हम लोग बात करें, वह विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से हो, वित्तीय मामलों से हो, वह विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से हो, राजस्व से हो, व्यय से हो, वही वित्त विधेयक कहलाता है। वित्त विधेयक साधारण विधेयक और धन विधेयक का एक मिश्रित रूप होता है। गौर से सुनिएगा, वित्त विधेयक वैसा विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से हो, वैसा विधेयक जिसका संबंध वित्तीय मामलों से हो, वही वित्त विधेयक होता है। और वित्त विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो वित्त विधेयक साधारण विधेयक और धन विधेयक का मिश्रित रूप होता है। वित्त विधेयक साधारण विधेयक और धन विधेयक का मिश्रित रूप होता है, मिश्रित रूप होता है। ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है, इसमें छोटा सा पार्ट को धन विधेयक के रूप में हमने आपको दिखलाया है और ये पूरे बड़े पार्ट को वित्त विधेयक के रूप में हमने आपको दिखलाया है। तो इस डायग्राम के जरिए हम आपको यह बात स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जैसे तारबूज है तो अंदर में बीज होगा काला वाला, वैसे ही धन विधेयक की अगर हम लोग बात करें तो धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक है। जैसे बीज है, तरबूज में बीज तरबूज का पार्ट है, वैसे ही धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक है। धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक है। धन विधेयक एक प्रकार का वित्त विधेयक है और प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है और वित्त विधेयक धन विधेयक ही हो यह कोई जरूरी नहीं है। इस बात को जाने दीजिएगा अपने दिमाग में, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है। एक बार फिर से पूरी बात को आप समझिएगा। देखिए, वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक को हम लोग वित्त विधेयक कहते हैं। वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक को हम लोग वित्त विधेयक कहते हैं, वित्त विधेयक कहते हैं। वित्त विधेयक साधारण विधेयक और धन विधेयक का सम्मिलित रूप होता है। वित्त विधेयक व्यापक होता है, बड़ा होता है। वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक भी आता है, वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक भी आता है। धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक हो यह कोई जरूरी नहीं है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। मतलब धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है नहीं, है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो यह कोई जरूरी। दिमाग में गया ये बात? अब देखिए, अगर वित्त विधेयक की बात करेंगे तो वित्त विधेयक तीन प्रकार का होता है।
धन विधेयक भी एक प्रकार का वित्त विधेयक है जिसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। फिर एक होता है वित्त विधेयक फर्स्ट, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 117 के क्लाउज 1 में है। फिर होता है वित्त विधेयक सेकेंड, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 117 के क्लाउज 3 में है, 117 के क्लाउज 3 में है। तो वित्त विधेयक 3 प्रकार का होता है। वित्त विधेयक 3 प्रकार का होता है। एक धन विधेयक, दूसरा वित्त विधेयक फर्स्ट और तीसरा वित्त विधेयक सेकेंड। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में, वित्त विधेयक फर्स्ट की चर्चा 117 के क्लाउज 1 में, और वित्त विधेयक सेकेंड की चर्चा 117 के क्लाउज 2 में, क्लाउज 3 में, सॉरी क्लाउज 3 में। अब देखिए, वैसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक है, गौर से सुनिएगा, अगली लाइन को गौर से सुनिएगा। वैसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक है, उसके साथ धन विधेयक जैसा ट्रीट किया जाता है। वैसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक है, उसके साथ धन विधेयक जैसा ट्रीट किया जाता है। मतलब उसे सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है, उसे लोकसभा पारित करता है, तत्पश्चात वह राज्यसभा जाता है, राज्यसभा उसे 14 दिन तक रोककर रख सकती है, फलना फलना फलना, जो धन विधेयक में बताए हैं। लेकिन वैसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, उसके साथ साधारण विधेयक जैसा व्यवहार किया जाता है। वैसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, वैसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, साधारण विधेयक है, तो उसे साधारण विधेयक जैसा ट्रीट किया जाता है। उसे साधारण विधेयक जैसा ट्रीट किया जाता है। और वैसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक नहीं है, उसको लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। उसको लेकर अगर संसद के दोनों सदनों के बीच मतभेद होता है, तो उसको लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, उसको लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो गौर से सुनिएगा, एक लाइन हम आपको बोले हैं, वित्त विधेयक साधारण विधेयक और धन विधेयक का सम्मिलित रूप होता है। वैसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक है, उसके साथ धन विधेयक जैसा ट्रीट होता है, और वैसा विधेयक जो साधारण विधेयक है, उसके साथ साधारण विधेयक जैसा ट्रीट होता है, साधारण विधेयक जैसा ट्रीट होता है। मतलब जैसे साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो उस वित्त विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। समझ गए? तो यही है वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक के बाद आगे है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक की अगर आप बात करेंगे, वित्त विधेयक के बाद आगे अगर आप देखेंगे, तो आगे है आपको संविधान संशोधन विधेयक। अगर आप संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे, तो जो संविधान संशोधन विधेयक है, यह संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कुछ विधेयक को संसद के सदनों में लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जैसे धन विधेयक ही है। जैसे आपको नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक है, ये सब विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस भी सदन में आएगा, वह पहले इसे विशेष बहुमत से पारित करेगा, वह पहले इसे विशेष बहुमत से पारित करेगा। फिर विधेयक दूसरा सदन में जाएगा, दूसरा सदन को भी इसे विशेष बहुमत से पारित करना होगा। और जब दोनों सदन विशेष बहुमत से पारित कर देगा, तत्पश्चात यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर अपना अनुमति देगा, और राष्ट्रपति के अनुमति देने के बाद संविधान में संशोधन हो जाएगा।
संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को अनुमति देना ही पड़ता है, क्योंकि संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया है। समझ गए? तो यही है। तो आइए अब हम लोग जो है थोड़ा सा याद कर लेते हैं, जो भी बात हम लोग समझे हैं उसको याद कर लेते हैं, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। समझ गए? तो चलिए बताइए, धन विधेयक याद करवा दिए थे? धन विधेयक हो गया? चलिए ठीक, बताइए क्या धन विधेयक वित्त विधेयक होता है? क्या धन विधेयक वित्त विधेयक होता है? दूसरी बात गौर से सुनिएगा, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, हां या ना? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है? एकदम है। क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होता है? नहीं ना। यानी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों ना बात है। और एक बात बताइए, वैसा वित्त विधेयक जो धन विधेयक की श्रेणी में आता है उसके साथ ट्रीट धन विधेयक जैसा नहीं किया जाए, और जो धन विधेयक के श्रेणी में नहीं आता है उसके साथ ट्रीट साधारण विधेयक जैसा किया जाएगा। समझे बात को? और ऐसे तो वित्त विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकेंड। धन विधेयक की चर्चा 110, वित्त विधेयक फर्स्ट की चर्चा, वित्त विधेयक सेकेंड की चर्चा। एक बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, वित्त विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सुनिए ना, सुनिए तो कंफ्यूजन होता है, गौर से सुनिए। देखिए, वित्त विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सुनिए, 108, 109, 110, 111। क्या टिक कीजिएगा? 110, क्योंकि धन विधेयक भी एक प्रकार का क्या है? वित्त विधेयक। क्योंकि धन विधेयक भी एक प्रकार का क्या है? वित्त विधेयक। इसी वजह से इस कंडीशन में किसको आप टिक कीजिएगा? 110। लेकिन अगर प्रश्न यह रहे, वित्त विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? गौर से सुनिएगा, वित्त विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब है अनुच्छेद, अब है मान लिया जाए कि अनुच्छेद 100, आ जाइए आ जाइए, हो गया चलिए, हो गया ये आपका है। चलिए देखिए, सुनिए, तो समझ गए ना सब चीज? देखिए, एक है दीपक जी इसमें और एक है खुशबू, क्या नाम है? अनुपम अर्चना, सॉरी अनुपम अर्चना और एक है खुशबू। ये ऑनलाइन छात्रा है और ये ओल्ड स्टूडेंट है। मतलब जब कोचिंग शुरू किए थे ना, मतलब उस कैंपस में, किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में, उसी टाइम से दीपक जी जो है संस्थान से जुड़े हुए हैं। उसी टाइम से मतलब 2017-18 से, समझे? तो शुरू से ये जुड़े हुए हैं। तो दीपक जी के विषय में पहले बताएं या अनुपम अर्चना के विषय में पहले बताएं? दोनों के बारे में। देखिए, पहले उनके विषय में बतलाते हैं। उनका ये तीसरा जॉब है। पहले ये बीएसएफ में थी, बीएसएफ में, ठीक है। और बीएसएफ में जॉब करते हुए जो भी बॉर्डर इलाका वाला राज्य है, राजस्थान, पंजाब,
असम, हर जगह ड्यूटी करके आ गई है। इसके बाद इनका दूसरा है बिहार पुलिस, बीएमपी, बिहार पुलिस में हुआ। बीएसएफ के बाद बिहार पुलिस, और बिहार पुलिस के बाद जो है बिहार एसआई में हुआ। और बिहार एसआई में 2213 में इनका नहीं हुआ था, फिर 1275 में। 2213 में ये संस्थान के बारे में नहीं जानती थी, और उसके बाद जो है 1275 में संस्थान के बारे में जानी, और ऑनलाइन क्लास लेकर के जो है इन्होंने संस्थान से जुड़कर अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा देने का काम की, और 1275 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। और इनके हस्बैंड जो है जॉब में है, रेलवे में। हाँ, आए हुए हैं वो भी, आ जाइए। तो क्या नाम है, नाम क्या है? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ, बुला ले, आ जाइए, आइए। हो गया, हो गया, अरे हो गया। तो क्या नाम है आपका? राम शंकर जी। राम शंकर जी हैं, इनके हस्बैंड हैं अनुपमा के और अनुपम अर्चना के। तो जो है आपको लोको पायलट है, एएलपी में है, समझ गए। और 2015 से ही ये जॉब में है, 2015 से जॉब में है, समझे। और देखिए, इनको हम भी स्टेज पे बुलाना चाहते थे, उसके पीछे रीजन ये है कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो शादी होने के बाद पत्नी को ना पढ़ने देता है, समझ गए। लेकिन बहुत सारे अच्छे हस्बैंड भी होते हैं जो अपनी पत्नी को भी आगे बढ़ाते हैं अपने साथ साथ, समझ गए। तो जैसा कि बता रहे थे, 2213 में जब मेरिट नहीं बना तो बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। इसको लगने लगा था कि अब होगा नहीं होगा, सीट भी कम है। लेकिन फिर हस्बैंड जो है प्रेरित किए कि नहीं, हो जाएगा, मेहनत करो, मेरिट से छठी है, 2 4 5 क्वेश्चन का कोई ऐसा है नहीं, टाइम मिला है, मेहनत करो, हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। और इसके बाद जो है तैयारी के दौरान जो है 2213 में ना, 2213 में आपका बच्चा 6 महीने, हाँ। तो 2213 में जो है इनका बच्चा जो है मात्र 6 महीना का था, तो उधर भी ध्यान देना पड़ता होगा। इसी वजह से 2213 में इनका मेरिट नहीं बना, नहीं तो उस बार ही इनका हो जाता, और इस बार मेरिट बन गया है, समझ गए। इसके बाद आगे है दीपक। दीपक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये रैंकर हैं, समझ गए, रैंकर हैं ये। और संस्थान के तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है, हाँ, तो आपके संस्थान से बहुत सारे रैंकर हैं, टॉप 20 में बहुत सारे लोग हैं। कुछ के विषय में हमको पता चला है, कुछ के विषय में हमको पता नहीं चला है, लेकिन धीरे धीरे जो है सबके बारे में पता चल रहा है। एक 8 रैंक है संभवतः, वो भी अपने संस्थान का ही है, और एक 11 रैंक है संभवतः, वो भी अपने संस्थान से ही है। और भी कुछ रैंक है जो कि अपने संस्थान से है। तो धीरे धीरे जो है आपको पता चल जाएगा कि टॉप 20 में कितने लोग अपने संस्थान से आए हैं, समझ गए। तो जो अनाउंसमेंट किए हैं वो अनाउंसमेंट हम पूरा करेंगे, इतना आप भरोसा रखिए, समझ गए। और दीपक के भैया भी आए हुए हैं, आ जाइए आप भी। हैं, रैंक इनका है 19, 19। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। तो हो गया, अरे बाप। तो जो है आ, हम चाहेंगे कि अनुपमा कुछ बोलेंगी आप, समझ गए। आप तो बहुत देखे हैं देश दुनिया को। जय हिंद। मेरा नाम अनुपम अर्चना है।
घर मेरा समस्तीपुर पड़ता है। मेरा पोस्टेड अभी नालंदा में है। मेरा जीवन तो बहुत ही संघर्षमय रहा। 4 साल बीएसएफ, 6 साल बीएमपी, अब जाकर के बिहार एसआई में हुआ है। हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता खुद ब खुद चल के आएगी। जब हम ऑनलाइन क्लास से जुड़े थे उस टाइम हम जीरो बन के आए थे और अभी हम हीरो बन के जा रहे हैं। सर के गाइडलाइन पे चलते रहिए, सफलता खुद मिल जाएगा। और इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं, आप लोग तो खुद समझदार हैं। 2213 बैच में हम 3 भाई बहन को हुआ था। एक मेरा भाई था, एक मेरी बहन थी, एक हम थे। तीनों का मेरिट में 2 बहन छट गए और एक भाई का सिलेक्शन हो गया। उस टाइम हम बहुत ही इमोशनल हो गए थे कि अब चलो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, एक बच्चा है उसको लेकर के ही चलते हैं। बट मेरे हस्बैंड बहुत ही मुझे कोऑपरेट किए, नहीं इस बार निकल जाएगा, इस बार निकल जाएगा। और अभी सफलता मिल गया। इसी तरह आप लोग भी संघर्ष करते रहिए। ये नहीं कि आप 4 दिन पढ़े, 5 दिन पढ़े, छोड़ दिए, नहीं, 365 दिन है, 365 दिन पढ़ते रहिए, सफलता खुद ब खुद आएगी। और बाकी बात सर के गाइडलाइन पे चलते रहिए। ओके, बस। चलिए आगे दीपक जी, इन लोगों को, आप तो रैंकर हैं, टॉप 20 में हैं, तो जो है आपको तो बुलेट मिलेगा, एकदम मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और आज जो है बात किए हैं और बोला है कल हम अवेलेबल करवा रहे हैं, ठीक है, तो मिल जाएगा। और तब तक में बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे रैंकर में, सबको एक साथ देंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा लगेगा क्या ना। आए क्या भोज? ना ना, भोज के चक्कर में अब हम नहीं पड़ने वाले हैं। जिस रोज हमको सुनिए कि जो है जिस रोज गांधी मैदान में भोज करने का अनुमति मिलेगा अब तभी भोज करेंगे, क्योंकि मुसल्लपुर हाट में पॉसिबल नहीं है, समझ गए। बेवजह का दुर्घटना हो जाए तो उससे बेहतर है ना हो। आए होगा होगा होगा। चलिए दीपक जी, 2 मिनट में इन लोगों को मोटिवेट कीजिए कुछ। हेलो, जय हिंद सभी को। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, होम डिस्ट्रिक्ट नवादा और पोस्टिंग कटिहार में हुआ। हम सर से बहुत पुराने बैच से जुड़े हुए हैं, 2440 बाल ही था उसी से, जिस टाइम कोल्ड स्टोर में सर का सेंटर चल रहा था उसी से मतलब जुड़े हुए हैं। 2440 मतलब थर्ड अटैम्प्ट है मेरा है। 2440 में मेरिट नहीं बन पाया, 2213 में मेंस नहीं हुआ और इस बार तो रैंकर बन के आए हैं आप लोग के बीच। स्टार्टिंग में सर का फाउंडेशन बैच बहुत ही अच्छे से किए थे। उसके बाद टेस्ट 3 से ऑफलाइन टेस्ट 3 जो चलता था हमेशा जुड़े रहे थे, उसको कभी छोड़े ही नहीं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को। और तो जो सर का क्वेश्चन बैंक काल था उसको हम बहुत ही बारीकी से पढ़े हैं। एग्जाम में पीटी हो या मेंस हो, मतलब क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना, डिस्क्रिप्शन उससे बहुत सारा क्वेश्चन मैच करता है। बहुत ही कारी मतलब उसमें बारीकी से पढ़े थे जो इस मुकाम हासिल हो पाया। 2 चीज़ और बताना चाहेंगे, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, बिना कंटिन्यूटी का इतने अच्छे रैंक लाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, जब भी तैयारी करते हैं तो पूरा जोश और जुनून के साथ कीजिए। हमेशा सोचिए कि टॉप करना है, मतलब सिलेक्शन नहीं। टॉप की कोशिश में रहिएगा तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, सिलेक्शन के लिए फिर उतना सोचना नहीं पड़ेगा। यही बस बोलना चाहते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं आप लोग।
देखिए, एक दो बात बोले हैं ये, कि जो है कंटिन्यूटी वाला बात, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और कुछ भी हमको लगता है कंटिन्यूटी अगर आ जाए ना आप में, तो आप किसी भी मुकाम को पा सकते हैं। जैसे चींटी, चींटी को ऊंचाई पर चढ़ते हुए देखे हैं कभी? वो चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, लेकिन वो लगातार लगे रहता है। समझे? एक कहानी है, हम कल कहेंगे, ये कहानी थोड़ा बड़ा है, ठीक है। उस कहानी का सारांश यही है, सारांश हम आपको बता देते एक लाइन में। उस कहानी का सारांश यही है कि कान बंद करके, कान बंद करके, कान बंद करके लगातार मेहनत करते रहिए, एक ना एक रोज मंजिल पे आप पहुंच जाइएगा। देखिए, कान बंद करने की बात यहां पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो आपको आपके कानों के जरिए ही भटका देते हैं। वो आपको तरह तरह का बात बोलेंगे, उसमें भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कभी भी देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे पास ही पढ़िए। हम आज तक कभी किसी को ना बोले हैं ना बोलेंगे। हमको नहीं लगता है कि हमको बोलना पड़ेगा जब तक हम मेहनत करेंगे। तो इतने लोग संस्थान से निकल रहे हैं, इतने लोग संस्थान से निकल रहे हैं, तो ये तो एक प्रमाण है। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, रियल और रील में बड़ी अंतर होता है। समझ गए? रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत अंतर होता है। रियल लाइफ में पुष्पा नहीं झुकता है, रियल लाइफ में पुष्पा झुकता ही झुकता है। समझ रहे हैं? तो रियल और रील लाइफ में बहुत अंतर होता है। और कौन रियल है कौन रील है, इतना आप में है कि आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन रियल है और कौन रील है। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो और इसके बारे में हम बता रहे हैं। बिट्टू सर की बहुत बड़ी फैन है ही। जैसे स्वदेश है, हमसे बात कर रही थी, हमसे ज्यादा बिट्टू सर के बारे में बोल रही थी। और बिट्टू सर से मिलने के लिए ही 5 घंटा तक नीचे ऑफिस में बैठी है, स्पेशली बिट्टू सर से मिलने के लिए। समझ गए? नहीं तो हमसे मिल ली थी, जा रही थी 12 बजे ही, लेकिन 12 बजे से 5 बजे तक ही बैठी रही कि हमको बिट्टू सर से मिल के जाना है। पता नहीं सुमन इनकी कोई दोस्त है, वो जो है बोली कि नहीं बिट्टू सर से भी मिलना है। और भाई है, सुमन इनका भाई है, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं बिट्टू सर से मिलके ही जाना है। तो बिट्टू सर से स्पेशली, बिट्टू सर तो किसी से मिलते नहीं, आप सब लोग जानते हैं। समझ गए? तो बिट्टू सर से स्पेशली हम रिक्वेस्ट किए हैं कि एक लड़की आपके लिए बैठी हुई है, उससे आप जरूर मिल लीजिएगा। समझ गए? तो चलिए दीजिएगा। और कल आपसे जो वादा किया गया है संस्थान के तरफ से, संस्थान से जुड़े लोगों को जो है दिया जाएगा, तो आज जो है हम कल ही रात में बात किए तो बोला आज नहीं हो पाएगा लेकिन कल हो जाएगा। तो कल जो है सबको एक साथ, जितने भी रैंकर हैं, लगभग अभी तक हमको मेरे जानकारी में टॉप 20 में जो है अपने संस्थान से 5 है जो जेन्युइन अपने संस्थान से जुड़े हुए हैं, या तो ओल्ड स्टूडेंट है, या टेस्ट सीरीज से है, या किसी न किसी रूप में जो है आपको जुड़े हुए हैं। समझ गए? तो अभी तक में हमारी जानकारी के अनुसार जो है टोटल 5 लोग हैं, उसमें एक दीपक जी हैं। ठीक है, दूसरे और तीसरे कौन कौन है आगे हम आपको बता देंगे। दीजिए, नहीं हाथ में दे दे, आप हाँ लीजिए, पहना दीजिए ना, पहना दीजिए। अरे पहनाइए ना, पहनाइए ना। सुनिए ना, एक और अति सॉल लाइएगा, सॉल लाइए, दो दो दो। देखिए, हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रुकिन रुकिन रुकिन, हाँ लेंगे लेंगे, फोटो लेंगे। एक और आइए, आइए भैया जी,
फोटो ले लीजिएगा तो। हाँ हाँ हाँ, काहे नहीं, चश्मा पहनिए ना। आइए, अब आप अपना मोबाइल दिए, मोबाइल दिए है, रुकिए ना एक मिनट। ठीक है। क्या हुआ? क्या? देखिए, हमसे आप लोग बहुत ज्यादा अपेक्षा मत रखिए, ठीक है। चलिए नीचे चलिए, हम आते हैं, ठीक है। नीचे चलिए, बिट्टू सर आ रहे हैं, अभी आप मिल लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ नीचे वहीं पे जहाँ बैठे हुए थे, बैठे, ठीक ठीक। ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ठीक। मोबाइल मोबाइल दे दिए ना, मोबाइल दे दिए ना। हमसे आप लोग का है इतना ज्यादा अपेक्षा रखते हैं हमारा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जल्द स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। छठ बाद स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं छठ बाद, छठ बाद। और एक पढ़ते हैं दूसरा भूल जाते हैं, परेशान मत होइए, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं, सुनिए, आइए। तो आगे बताइए, याद करते हैं एक बार। आपको दे देंगे तो हम क्या कहेंगे, खाएंगे? चलिए, सुनिए, पहले याद कीजिए, उसके बाद आगे बताइए। संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले कौन सदन में आता है? किसी भी सदन में, किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले कौन सदन में आता? किसी भी सदन में। इसके बाद आगे बतलाइएगा, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है? नहीं ना। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? संविधान संशोधन विधेयक को विशेष बहुमत से पारित करना होता है। संविधान संशोधन विधेयक को किस प्रकार के बहुमत से पारित कर? विशेष बहुमत। अब यहां पर सुनिए, समझिए, जगह जगह साधारण बहुमत शब्द का प्रयोग, विशेष बहुमत शब्द का प्रयोग और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन शब्द का प्रयोग आगे हम आपके साथ करेंगे। तो आगे हम आपको साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन क्या है, ये सब बात आगे हम आपको समझाएंगे। ये सब बात जो है आगे हम आपको समझाएंगे, समझ गए बात को? अब आप देखिएगा कि जो है साधारण बहुमत, सबसे पहले साधारण बहुमत, साधारण बहुमत क्या है इसको हम लोग समझते हैं ना, छोड़ दीजिए, ना समझाएंगे, काहे कि नहीं समझा पाएंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाए। उसको समझना जो है ना थोड़ा, ऐसे तो है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। आराम से समझा देंगे अगले क्लास। आए, क्या बोल रहे हैं? और टेस्ट का रिजल्ट आ गया है? अच्छा, तो आप लोग को चाहिए लाइब्रेरी, तो
टॉप 50 लड़की में कौन कौन आई है? हाथ खड़ा कीजिए तो। टॉप 50 लड़की में कौन कौन आई है? कितने गो है? हैं? 5 पर 0 50। टॉप 50 में कौन कौन आई है? खड़ी हो जाइए थोड़ा, आप लोग का थोबड़ा देखते हैं कैसन है। हाँ, पढ़ने वाली है ये सब। अरे लड़का को नहीं बोले, लड़की को बोले हैं। लड़का भी लड़की बन गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए लोग। टॉप 50 बॉयज में कौन कौन है? थोड़ा चेहरा देख के पता चलेगा कि रिजल्ट सही आया है या नहीं आया, बस जेन्युइनता हम देखना चाह रहे हैं। हाँ है, पढ़ने वाले लोग सब है। अच्छा ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। होमवर्क सब तो आए, अब होमवर्क को आगे बढ़ाया जाए क्या? और आपका बायोलॉजी अब खत्म होने जा रहा है। 15 चैप्टर हो गया है, 16वां चल रहा है। इकोनॉमिक्स चल रहा है, 6ठा चैप्टर, 6ठा। हमको लगता है बायोलॉजी इकोनॉमिक्स एक साथ ही खत्म होगा लगभग ना। और हमको लगता है कि जो है अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री चलेगा, केमिस्ट्री चलेगा, फिजिक्स भी चलेगा, दोनों बोल देंगे दोनों, जैसे इकोनॉमिक्स और ये चल रहा है। तो चलिए ठीक, दीजिए होमवर्क आगे बढ़ाते। 51 से 100 तक दिए थे। है, पूछिए तो, है जवाब दीजिए तो। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित? नाभिकीय। गंगा की सहायक नदियां जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती, कौन है? सोन। कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश? न्यूजीलैंड ना। ब्राजील की मुद्रा क्या है? रियल ना। राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? 12 वर्ष। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन बनी? देविका रानी रॉरी। छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य? पश्चिम बंगाल। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित? उद्यान कृषि। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित? गोल्फ। मशहूर पेंटिंग दमयंती के चित्रकार कौन? राजा रवि वर्मा। समय के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण ना। पीएच एक संक्षिप्त नाम है किसका? पावर ऑफ हाइड्रोजन। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मिल्क फीवर। प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी? उज्जैन ना। योजना कौन सूची का विषय है? चाणक्य और किस नाम से जाना जाता है? विष्णु। वास्को डी गामा भारत कब आया? कालाहारी रेगिस्तान कहां अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका। अब आगे सुनिए। सेट नंबर 10 ना होगा, हो 9 तक हो गया है ना। सेट नंबर 10, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 15/4/2018 का हल प्रश्न पत्र 322 से 344, 322 से 344।
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 50 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। और क्वेश्चन नंबर 50 है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? 1 से लेकर 50 तक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे सुनिए, है हल्ला नहीं। बायोलॉजी में कहां तक का ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं आप लोग? 13 तक। 13 तक। 14 नंबर में कितना क्वेश्चन है? 200, 300, 100, 150। 14 नंबर में 150 क्वेश्चन है। 159। ठीक है, तो उसमें 50% क्वेश्चन कर लिया, मतलब 75। ठीक है, 75 क्वेश्चन कर लीजिएगा। जेनेटिक्स 14 नंबर, जेनेटिक्स ही अनुवांशिकी, यही चैप्टर ना है? हाँ, तो 14 नंबर चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक जो है आप कर लीजिएगा। समझ गए? तो इतना जो है कर लीजिएगा आप। और इसके बाद जो है रिवीजन आप लोग कर रहे हैं ना? पढ़ते हैं ना? पढ़िए, समझे? तो अरे लोग को मार्क काहे ना आया है? हैं? आंसर में गलती है? हैं? 4 गो 7 गो मिलाए हैं, 2 गो 3 गो, कोई 2 गो बोल रहा है, कोई 3 गो। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, गलती है तो सबके लिए ना गलती है? ऐसा थोड़े कि किसी एक के लिए गलती है, नहीं ना है? यहां से मिठाई ले जाइए हो। एकदम स्मार्ट दिख रहे हैं आज अजीत जी, क्या बात है? अरे इधर इधर एक और है। चलिए, हाँ क्या हुआ? क्या क्या? छूट गया है? टेस्ट नहीं दी है तो उसमें हम क्या करें? अच्छा 72 को हम टेस्टे करवाते रहे भर दिन, यानी ये सब एकदम स्पेशल है, यानी इसका टेस्ट छूट गया है तो उसके लिए हम स्पेशल टेस्ट करवाएंगे। वाह, तो बहुत छूट गई है तो हम क्या करें? हम तो सबको बुलाए हैं, आप नहीं आए तो उसमें गलती आपकी है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, उस रोज तो हम अपने से रह करके टेस्ट करवाए हैं, टेस्ट में कोई धांधली हुआ है जी? इस बार टेस्ट में कोई शिकायत नहीं रहा है, समझे? चलिए आगे, अब मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना?